हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में हिस्ट्री सेक्शन है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे क्वेश्चंस ध्यान से देखने हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ऑप्शन है मुत्सद्दी, मीर बहार, मुशर्रफ या फिर मुकद्दम। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर है, मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वह होता था दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो है बी, मीर बहार। दोस्तों मीर बहार ही बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। ठीक है, अकबर का जब प्रशासन चल रहा था तो उस टाइम पर जो बंदरगाहों की देख रेख करता था, उनकी जो व्यवस्था करता था, वह मीर बहार ही करता था। तो आपको याद रखना है कि मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी या फिर उनकी देख रेख व्यवस्था करने वाला क्या कहलाता था? मीर बहार, मीर ए बहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास हैं। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद गौरी और डी है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? ठीक है, तो दिल्ली पर उस टाइम पर किसका शासन था आपको बताना है। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, जो कि दोस्तों तुगलक वंश से था। ठीक है, तुगलक वंश जो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा टाइम पीरियड जो था वह तुगलक वंश का ही था। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का नामक। और उस टाइम पर जो दिल्ली का शासन था वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास, मिहिर भोज, भोज परमार, जयसिंह सिद्धराज या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है जयसिंह सिद्धराज। दोस्तों, जयसिंह सिद्धराज ही मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है और यह एक राजपूत राजा था। दोस्तों, यह गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था जयसिंह सिद्धराज। आपको याद रखना है, गुजरात के चालुक्य वंश का। दोस्तों, यह बहुत ही धर्मनिरपेक्ष राजा था और इसने मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख मुद्राएं भी दी थी। कितनी? 1 लाख मुद्राएं दी थी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नेक्स्ट है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, जिसमें कौन सा राजा या कौन सा शासक किस राज्य से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन हैं। बाज बहादुर मालवा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर या फिर कुतुब शाह गोलकुंडा। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। दोस्तों, यह मिलान एक तरीके से गलत है, क्योंकि दोस्तों जो यूसुफ आदिल शाह हैं उनका संबंध बीजापुर के आदिल शाही वंश से था। दोस्तों, यूसुफ आदिल शाह का संबंध जो था वह बीजापुर से था, ना कि अहमदनगर से। ठीक है दोस्तों, यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के आदिल शाही वंश था उनके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। तो यहाँ पे जो अहमदनगर है ये आपका गलत है। आपका जो राइट आंसर होगा यूसुफ आदिल शाह बीजापुर।
ठीक है। बाकी के जो आपके पास ऑप्शन हैं, बाज बहादुर मालवा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात और कुतुब शाह गोलकुंडा, ये आपके तीनों ही मिलान सही हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? तो ऑप्शन आपके पास हैं, ए मुसीरी, बी तोंडी, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मुसीरी, तोंडी, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है उपरोक्त दोनों। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर मुसीरी भी था और तोंडी भी था, दोनों ही आपके भारतीय हिस्से थे। ठीक है, आपको याद रखना है मुसीरी और तोंडी दोनों ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया था, वह किस देश से था? दोस्तों आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो विदेशी यात्री इब्न बतूता आया था वह उसका संबंध किस देश से था। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, रूस, इराक, ईरान या फिर मोरक्को। दोस्तों इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, मोरक्को। इब्न बतूता का जो संबंध था वह आपका मोरक्को देश से था और यह आपका किसके टाइम पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक का। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर कौन सा विदेशी यात्री आया था, या फिर इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक का जो यात्री आया था वो उसका संबंध किस देश से था। तो आपके तीनों ही क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो इब्न बतूता आया था उसका संबंध आपका मोरक्को देश से था। ठीक है दोस्तों, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था और यह करीब 8 वर्ष तक दिल्ली के काजी के पद पर इन्होंने कार्य भी किया था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास हैं, भीमदेव सोलंकी प्रथम, विजयदेव, भीमदेव सोलंकी द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका है सी, जो कि है भीमदेव सोलंकी द्वितीय। भीमदेव सोलंकी द्वितीय है दोस्तों आपका राइट आंसर। 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य वंशी राजा थे भीमदेव सोलंकी द्वितीय, और इन्होंने ही मोहम्मद गौरी को हराया था और उसके बाद इन्होंने बंदी बना लिया था और बाद में इनको छोड़ भी दिया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी को लेकिन 1178 ईस्वी में हराया था भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने, जो कि चालुक्य वंश के राजा थे, कहाँ के? गुजरात के। आपको याद रखना है भीमदेव सोलंकी द्वितीय, क्योंकि दोस्तों यह इंपॉर्टेंट नाम है। बाद में मोहम्मद गौरी 1191 और 92 में 1191 और 92 में 2 तराइन की युद्ध लड़ता है, जिसमें पहली बार में वो पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है लेकिन दूसरी बार वह जीत जाता है। इसके बाद दोस्तों यह 1194 में चंदावर का युद्ध भी लड़ता है, जिसमें वह जयचंद को पराजित कर देता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मोहम्मद गौरी, इसलिए आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी को 1178 में किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था? आपको बताना है यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, राजराज चोल प्रथम, राजराज द्वितीय या फिर राजेंद्र चोल या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका है ए, राजराज चोल प्रथम। दोस्तों राजराज चोल प्रथम ने ही मालदीव को जीता था और यह चोल वंश का राजा था। दोस्तों इसके पास 12,000 समुद्री सेना थी, आपको याद रखना है 12,000 समुद्री सेना थी और यह चोल वंश का राजा था जिसने मालदीव को जीता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो चार ऑप्शन के पास हैं, ए आगरा, बी बीजापुर, सी अहमदनगर और डी पुणे। तो
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुई थी आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि अहमदनगर। अहमदनगर में ही दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, आपका याद रखना है दोस्तों। 20 फरवरी को 20 फरवरी 1707 को 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जो कि दोस्तों यह शाहजहां का पुत्र था। दोस्तों जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल काल का पतन स्टार्ट हो जाता है और यहीं से मुगल काल की पतन की घटना शुरू हो जाती है। इसके बाद अंग्रेज़ों का शासन अत्यधिक स्तर पर बढ़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो मृत्यु हुई थी 88 वर्ष की उम्र में हुई थी अहमदनगर में। आपको याद रखना है 88 वर्ष की उम्र में हुई थी अहमदनगर में मृत्यु औरंगजेब की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट है कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था। ऑप्शन आपके पास 1598 में, 1602 में, 1605 में या फिर 1566 में। दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1602 में। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा 1602 ईस्वी में बनवाया था दोस्तों, गुजरात विजय के। दोस्तों आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन बना है कि बुलंद दरवाज़ा किस के उपलक्ष्य में या फिर किस किस जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, यूपी की फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था 1602 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट है कि कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन थे। कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन थे। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, आईएमपी, इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन थे। ऑप्शन आपके पास हैं काकतीय वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश या फिर सिख धर्म। दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है कि कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन थे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काकतीय वंश। दोस्तों कोहिनूर हीरे की बात की जाए अगर, तो कोहिनूर हीरे की जो इसकी जो मतलब इसको खोजा गया था या फिर इसको इसकी खान से निकाला गया था, तो 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। यहाँ पर शासन किसका था, काकतीय वंश का था। गोलकुंडा की खान से 13वीं शताब्दी के दौरान इसको निकाला गया था दोस्तों, और ये इस टाइम पर किसका शासन था, काकतीय वंश का। तो सबसे पहले यह काकतीय वंश के था और यही इसके प्रथम स्वामी थे। इसके बाद दोस्तों खिलजी वंश के जो राजा थे अलाउद्दीन खिलजी, उसका सेनापति था मलिक काफूर। उसने दोस्तों काकतीय वंश पर आक्रमण किया था और इसके उपलक्ष्य में यहाँ के जो राजा थे, राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, दोस्तों उन्होंने ही मलिक काफूर को भेंट में दे दिया था कोहिनूर हीरे को, जो कि दोस्तों इसके बाद यह है अलाउद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी वंश के पास रहा। इसके बाद दोस्तों खिलजी वंश के बाद मुगल काल में मुगल वंश के पास रहा था। और दोस्तों अंत में यह जो सिखों के जो राजा थे, सिख राजा रणजीत सिंह के पास था। लेकिन जब लास्ट में दोस्तों सिखों को जब अंग्रेज़ हरा देते हैं, तो फिर यह अंग्रेज़ों के द्वारा ब्रिटेन पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जो कोहिनूर हीरे हैं, इसका जो प्रथम स्वामी कौन थे, काकतीय वंश था। ठीक है, और इसको कहाँ से निकाला गया था, गोलकुंडा की खान से 13वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नेक्स्ट है कि मजहरनामा किसने तैयार करवाया था। मजहरनामा किसने तैयार करवाया था। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कि मजहरनामा का जो निर्माण या तैयार करवाया था अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों 1579 में अकबर ने इसको तैयार करवाया था। और इसको तैयार किसने किया था, शेख मुबारक खान ने। दोस्तों शेख मुबारक के द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो आपको याद रखना है मजहरनामा अकबर के द्वारा का तैयार करवाया गया था 1579 में, 1579। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सिकंदर एसानी की उपाधि किसने धारण की। दोस्तों सिकंदर एसानी की उपाधि किसने धारण की। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है
अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर जलालुद्दीन फिरोज। सिकंदर ए सानी। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में एग्ज़ाम में एक दो बार आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद करके जाना कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था, जो कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का राजा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का राजा था। इसने अपने चाचा जो जलालुद्दीन फिरोज की हत्या करके राजा बना था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था, यह विश्व विजेता की इच्छा रखता था, विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर के जैसा। इसलिए दोस्तों इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर ए सानी, इसका अर्थ होता जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है सिकंदर के जैसा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो उपाधि थी वह थी सिकंदर ए सानी, यानी कि सिकंदर के जैसा, क्योंकि यह भी सिकंदर के जैसा ही विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था। दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था। तो ऑप्शन आपके पास हैं चंदेल, चौहान, गढ़वाल या फिर चालुक्य। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है चंदेल। दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा ही 11वीं 12वीं शताब्दी के मध्य में करवाया गया था। तो आपको याद रखना है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहले कुल 85 मंदिर होते थे, जो कि अब वर्तमान में लगभग 25 के समथिंग हैं। दोस्तों खजुराहो है वह चंदेल शासकों की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पर जो अधिकतर निर्माण कार्य चंदेल शासकों ने ही करवाए थे। ठीक है दोस्तों, इस खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपका खजुराहो में ही स्थित है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था। दोस्तों भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। दोस्तों भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर शासन था, ऑप्शन नंबर सी है आपका इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश का ही उस टाइम पर शासन था जब भारत में प्रथम बार मंगोलों ने प्रवेश किया था। ठीक है दोस्तों, यह गुलाम वंश से संबंधित थे और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक ही इन्हों को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अब्दुल हमीद लाहौरी। दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पातशाहनामा किस राज्य के बारे में रचना है। दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है पातशाहनामा, उसमें किस राजा के राज्य के बारे में बताया गया है, आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है कि अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पातशाहनामा का शाहजहां के राज्य के बारे में रचना है। दोस्तों शाहजहां के राज्य के बारे में जो वर्णन है या फिर शाहजहां का उसमें उल्लेख किया गया है, तो आपका है पातशाहनामा। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पातशाहनामा किस राजा से संबंधित है, तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा शाहजहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नेक्स्ट है कि हमीम हमाम। दोस्तों हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था। आपको बताना है कि हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अकबर। हमीम हमाम अकबर के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था। ठीक है अकबर। दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में से एक था हमीम हमाम। ठीक है, आपको याद रखना है 9 रत्नों में से एक था और यही इसके शाही स्कूल का संचालक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट है कि कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया। वो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया था? तो ऑप्शन आपके पास हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। दोस्तों मुगल काल में कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया था, आपको बताना है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों यह सभी मुस्लिम शासक थे और इनमें से किसने ही पहली बार पशु हत्या के लिए बैन लगाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, अकबर। अकबर ने ही 1583 में पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। दोस्तों यह भले ही अल्पकालिक थी, यानी कि थोड़े ही टाइम पर के लिए लगाया गया था, लेकिन इसने बैन लगा दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए अकबर ने ही बैन लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित था? दोस्तों उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित था? तो ऑप्शन है लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा। आपको नाम याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ताजमहल। ताजमहल से संबंधित था दोस्तों उस्ताद ईसा। ताजमहल का जो मुख्य आर्किटेक्ट था वह उस्ताद ईसा ही था। ठीक है, आपको याद रखना है कि उस्ताद ईसा ताजमहल का मुख्य आर्किटेक्ट था। और ताजमहल को किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के याद में बनवाया था। यूपी के आगरा में है, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल, जो कि है आगरा उत्तर प्रदेश में। शाहजहां ने इसको बनवाया था। दोस्तों इसमें सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो कि मकराना राजस्थान के लाए गए थे। ठीक है, और इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है उस्ताद ईसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूर सागर किसके समय लिखी गई? दोस्तों सूर सागर किसके समय लिखी गई थी? ऑप्शन आपके पास हैं बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है सूर सागर जो लिखी गई थी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, अकबर। अकबर के टाइम पर ही लिखी गई थी सूर सागर, जो कि दोस्तों सूरदास ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, सूरदास का जो टाइम पीरियड है वह अकबर के समकालीन नहीं है, लेकिन जो इसकी रचना की गई है इसके अकॉर्डिंग इसका जो टाइम पीरियड है वह अकबर के समकालीन माना गया है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि सूर सागर अकबर के समय ही लिखी गई है। दोस्तों इसी समय पर तुलसीदास ने रामचरितमानस की भी रचना की थी। तो आपको याद रखना है सूर सागर और रामचरितमानस की रचना अकबर के समय पर की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आपके हिस्ट्री सेक्शन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में इनमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से 1-2 बार देख लेना है, उसके बाद ही एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।